24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। यूपीएससी, जी हां, देश का सबसे टफ, सबसे मुश्किल एग्जाम और इसी सबसे टफ एग्जाम के नतीजे कल घोषित हुए हैं। और खास बात यह है कि टॉप 10 में 5 महिलाएं हैं और इन्हीं में से एक जिन्होंने ऑल इंडिया में तीसरा स्थान हासिल किया है, अंकिता जैन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे। अंकिता, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर, आपको बहुत बहुत बधाई भी सबसे पहले। थैंक यू सो मच। जी अंकिता, मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहता हूं कि आपने तीसरा मुकाम हासिल किया है। कैसा रिएक्शन आपका, क्या बदलाव है जिंदगी में इससे पहले और अभी में? अभी एब्जॉर्ब करने में मुझे लगता है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है कि आप एक ऊंचाई पे आ गए हैं तो इसको मेंटेन करना है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है। तो अभी मेरी यही फीलिंग्स हैं। यही फीलिंग्स है। लेकिन अंकिता, आपका देखिए ये तीसरा अटेम्प्ट था और तीसरे अटेम्प्ट में आपने तीसरा मकाम हासिल किया। लेकिन इससे पहले भी आपकी पिछली बार रैंकिंग आई थी और इस वक्त भी आप जॉब कर रही हैं। वहां से यहां पर शिफ्ट करना और टॉप 3 में अपनी जगह बना लेना कितना मुश्किल था और इसके लिए क्या करना पड़ा? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और इससे पहले मेरी 2nd अटेम्प्ट के थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मुझे अलॉट हुई थी और 3rd अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाई थी। तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कि आप एक बार सक्सेस पे जाते हैं, आप फेल कर जाते हैं और फिर आपको फिर से खुद को उठाना होता है। और फिर ट्रेनिंग के टाइम पे जैसे सर्विस में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स में मैं ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई कर रही थी। तो आप ट्रेनिंग पे भी उतना ही फोकस करना चाहते हैं जितना आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन पे भी फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। सरकार आपकी ट्रेनिंग पे बहुत पैसे खर्च कर रही है, तो मुश्किल हो जाता है आपको हैंडल करना। तो मैंने यही सोचा था कि मैं ट्रेनिंग अच्छे से करूंगी और जितना टाइम मिलेगा मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने के लिए उतना टाइम करूंगी विदाउट एनी रिग्रेट्स कि मैं और लोगों की तरह 8-9 घंटे नहीं पढ़ पा रही हूँ। आपको ये जान के खुशी होगी कि मुझे ट्रेनिंग में के लिए भी सिल्वर मेडल मिला है अभी। तो really great. यही एक इसमें चैलेंज जो सबसे बड़ा होता है वो मेंटल होता है। मेंटल चैलेंज होता है कि आपको खुद को समझाना होता है कि आप कितना सही से कर सकते हो, आप कर सकते हो, इतने कम टाइम में भी आप कर सकते हो। आपको लगता है आपका कंपटीशन बहुत पड़ रहा है, आप उतना नहीं पढ़ रहे हो। तो मैंने इस टाइम पे यही सोचा कि जितना मेरे हाथ में है मैं उतना करूंगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट इन माय कंट्रोल, सो आई विल डू व्हाटएवर आई कैन। आप आगरा की बहू हैं, दिल्ली में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है और जो आपने शुरुआती शिक्षा है वो दिल्ली से हासिल की। लेकिन उसके बाद वो जिंदगी में कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपको ये लगा कि नहीं, आपको यूपीएससी के लिए जाना चाहिए, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी चाहिए, कोई और करियर नहीं ऑप्ट करना चाहिए? जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे माता पिता ने मुझे बहुत एनकरेज करा है। मेरे पिता का नाम श्री सुशील कुमार जैन है और मेरी माता जी का नाम श्रीमती अनीता जैन है। तो ये दोनों मुझे काफ़ी एनकरेज करते थे। मेरे घर के पास में झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो ह्यूमन कैपिटल है अपने देश का, जो पोटेंशियल है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। तो पापा भी कहते थे कि अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, आप कुछ करते हैं तो आप इनके लिए कर सकते हैं और इनके लिए आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं। तो वो प्रेरणा मुझे मिलती रही है। और फिर मैं इंजीनियरिंग में गई तो मैं इंजीनियरिंग में भी अच्छा कर रही थी। तो मुझे लगा कि शायद मैं इस मीडियम से भी सपोर्ट कर सकती हूँ। फिर लेटर ऑन मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि इंजीनियरिंग भी एक मीडियम है, लेकिन यूपीएससी मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देगी कि मुझे बहुत सारी फील्ड्स में काम करने को मिलेगा और मैं सिर्फ उनके लिए काम नहीं करूंगी और मुझे खुद की पर्सनालिटी डेवलप करने को भी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे ये ग्रेजुअल प्रोसेस हुआ बेसिकली मेरे लिए। तो आप फ्यूचर में क्या देख रही हैं? अब आपको 3rd रैंक हासिल हुई है, तो आपका फ्यूचर गोल क्या है और आप किस क्षेत्र में खास तौर पर काम करना चाहती हैं? क्या देखती हैं आगे के चैलेंजेस को? जैसे कि मैंने अपनी पढ़ाई में भी पढ़ा है कि हमारे देश ने बहुत अचीव कर लिया है और हमें बहुत सारा अचीव करना है। तो मैं बहुत सारे एरियाज हैं जिसके अंदर काम करना चाहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जिस एरिया में काम करने को बोला जाएगा उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है और मैं उसमें बहुत काम करूंगी। मैं सारे एरियाज में काम करना चाहती हूँ वैसे मैं बोलूँ तो, लेकिन सिंस आपने पूछा है कि कोई एरिया मेरे दिल के करीब है जिसमें मैं करना चाहती हूँ, तो मैं जरूर वुमेन एम्पावरमेंट और जी बोलिए। हाँ, तो मैं विमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट में ज़रूर काम करना चाहूँगी कि अगर ये दो हमारे जो
डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर इसको हम रीप कर पाएं तो वी कैन रियली हैव सम गुड ह्यूमन कैपिटल इन द कंट्री। ठीक है, लेकिन अंकिता, ये सफर जो है कैसा रहा? अगर आप अपने इस सफर को डिस्क्राइब करें तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, आज आपका ये मकाम, ये रैंक सबको नजर आ रही होगी, लेकिन उससे पहले का जो संघर्ष है, जो उतार चढ़ाव हैं, शायद वो अब भुला दिए जाएं। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस मौके पर आप बताएं कि आपने कैसे ये सफर और ये मकाम हासिल किया है। बहुत उतार चढ़ाव वाला था। मैंने 2016 में गेट का एग्जाम दिया था, तब मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 थी। तो फिर उसके बाद मैंने 2017 में यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया और मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई। तो पहली बार तो भरोसा नहीं हुआ कि आप देश के फर्स्ट रैंक पे हो और आप पहला प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए हो। फिर पर मैंने सोचा कि इस टाइम को यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये टाइम अगर मैंने छोड़ दिया कि मुझसे नहीं हो पाया तो शायद मैं सेकेंड अटेम्प्ट अपना नहीं कर सकती। तो मैंने उसको अपॉर्चुनिटी माना। मैंने सोचा कि इस टाइम जो मुझे मिला है पढ़ने का, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो फिर मैंने 2018 के लिए बहुत मेहनत की और 2018 में मुझे सफलता प्राप्त हुई और मुझे IAAS इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मिली। और सर्विस के बाद मैंने प्रीलिम्स के लिए एग्जाम दिया और मेरा फिर से नहीं हुआ। तो ये भी एक लो पॉइंट था कि अब तो आपको सक्सेस मिल गई है और फिर से आप प्रीलिम्स नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस की वो ये थी कि हम काफी बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और काफी बार हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इन्हें संभाला कैसे आपने? क्योंकि देखिए, ये आप बार बार कह रही हैं कि ये असल में मेंटल स्टेज का पूरा मामला है। मेंटली आप कैसे अपने आप को स्ट्रांग करते हैं, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। तो जब ऐसे लो मोमेंट में जब आप डाउनफॉल कर रहे हैं या फिर अपने आप से ही सवाल खड़े आपको होने लगते हैं, कैसे संभाला आपने? 2-4 चीजें हैं जो मैं करती थी। मैं फिर उस सिचुएशन को एनालाइज करती थी। मेरी आदत है कि मेरे को जब कोई सिचुएशन में, कोई डिसीजन में प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट कर देती हूँ कि अगर मैंने ये करा तो क्या होगा, ये करा तो क्या हुआ। तो उससे ना सारा क्लियर हो जाता है कि प्रोसेस अब यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो इससे एक मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है। और फिर मैं अपनी पूरी एक स्ट्रैटेजी का एक लॉन्ग टर्म गोल बना लेती थी और उसको फिर शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कर लेती थी। तो अपना मैं पूरा प्लान कर लेती थी कि आगे मैं ऐसे पढ़ने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए अभी ये पढ़ना खत्म करना जरूरी है। तो मेरी जो टेंशन, जो प्रेशर होता था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था पूरा। फिर अंकिता, एक था मैंने एक्सरसाइज तो इस बार जो है वो योगा को अडॉप्ट कर लिया था इस टाइम में। डबल खुशखबरी है, आपकी बहन की भी रैंक आई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 21वीं रैंक उनको भी मिली है। आप सही कह रहे हैं, ये अटेम्प्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरी यंगर सिस्टर है वैशाली जैन और उसकी रैंक 21 आई है और उसने मुझे इस अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करा है। उसने मेरे लिए काफ़ी नोट्स बनाए हैं और मेरे साथ बहुत डिस्कशन किया है। मेरे इंटरव्यू से पहले मुझे बहुत पढ़ाने की कोशिश की है। तो इस सफलता में मैं तो काफी हद तक मानती हूं कि अंकिता, किसने किसकी ज्यादा मदद की? शायद वैसे आपकी जो सिस्टर है वो पहले से ही प्रिपरेशन कर रही थी, तो उन्होंने आपकी ज्यादा मदद की या फिर आपने उनकी ज्यादा मदद की, या दोनों ने एक दूसरे की? मेरी सिस्टर का सेकंड अटेम्प्ट है और मेरा 4th अटेम्प्ट है, तो मेरी प्रिपरेशन थोड़ी पुरानी है उससे। तो उस रिस्पेक्ट में मैं उसको बता पा रही थी कि आपको कौन से रिसोर्सेज में लिमिट करना चाहिए। हाँ, उसको कौन से रिसोर्सेज में लिमिट करना चाहिए। बाकी उससे रिगार्डिंग जो नोट्स वगैरह बनाने हैं, उनको कंसाइज करना है, ये सब काम उसके जिम्मे था। तो ये सारी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी, ये काम वो करती थी। ओके, लेकिन इन सब के बीच एक और खास बात है। अगर हम टॉप 10 पर नजर डालें इस बार यूपीएससी की रैंकिंग में, तो टॉप 10 में 5 जो हैं वो लड़कियां हैं, और अगर हम टॉप 5 को देख लें और प्रिसाइज करें तो 3 लड़कियां हैं। ये कुछ स्पेशल होता है क्या? ये कुछ आप इस पर कुछ रिएक्ट करेंगी क्या? मैं कहूंगी कि ये देश के लिए बहुत गौरव की बात है और ये एक इंडिकेटर है कि वी एज अ सोसाइटी आर ग्रोइंग। हमारी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं तो हम एज सोसाइटी ग्रो कर रहे हैं। हमारे जितने भी जेंडर्स हैं सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आगे देश में और जेंडर रिप्रेजेंटेशन मिले, एक प्रॉपर और एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन मिले जेंडर का। तो काफी गर्व की बात है ये। ठीक है, लेकिन अंकिता, एक जब भी किसी यूपीएससी टॉपर को लोग सुनते हैं तो ये जरूर जानना चाहते हैं, उनके मन में जो है वो ये जिज्ञासा होती है कि भाई वो कैसे पढ़ता था, क्या शेड्यूल था, सुबह से लेकर शाम तक क्या करता था वो। तो मैं चाहूंगा ऐसे लोगों की जिज्ञासा जरा आप शांत करें और बताएं कि इस प्रिपरेशन के लिए आपकी शेड्यूलिंग क्या होती थी, सुबह से लेकर शाम तक क्या होता था?
मैं कुछ भी अपना शेड्यूल बताऊं, मैं उससे पहले ये बोलना चाहूंगी कि हर किसी का बॉडी क्लॉक डिफरेंट होता है, हर किसी का पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। मैंने अपने अकॉर्डिंग बना रखा था कि जैसे सुबह 6 बजे उठूंगी तो योगा एक्सरसाइज वगैरह करूंगी, उसके बाद मैं 20-30 मिनट पढ़ती थी, फिर मैं एकेडमी के लिए रेडी होती थी, मुझे एकेडमी में रिपोर्ट करना होता था 9:30, और फिर एकेडमी की क्लासेस होती थी टिल 5, तो मैं क्लासेस करती थी एकेडमी की, और कोई कुछ असाइनमेंट मिला है तो वो मैं ट्राई करती थी एकेडमी में ही खत्म करूं, और फिर 5 बजे के बाद थोड़ा रेस्ट लेती थी 6 बजे तक, और उसके बाद मैं वापस पढ़ना स्टार्ट करती थी। फिर 6 बजे से पढ़ती थी और 8:30 बजे के आसपास मैं ब्रेक लेती थी डिनर के लिए। फिर मैं डिनर करके अराउंड फिर मैं अपने घर वालों से बात करती थी, क्योंकि मैं घर से दूर रह के पढ़ रही थी, तो वो एक मेंटल रिफ्रेशमेंट होता है कि आपको पता है कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। तो मैं 8:30 से 10 बजे तक मेरा टाइम ये होता था कि डिनर करूंगी, घर वालों से बात करूंगी और थोड़ा वॉक करूंगी। ओके। और फिर 10 बजे के बाद मैं 11 बजे तक फिर से पढ़ती थी। और फिर लेकिन अंकिता, इसमें मैं समय के हिसाब से आपसे जल्दी करके 2 सवाल लेना चाहूंगा। एक तो ये कि आज का जो वक्त है ना बहुत ज्यादा डिफरेंट है। पहले जो है लोग किताबों में घुस जाते थे, पढ़ते थे, लेकिन आपके शेड्यूल में जैसे आमतौर पे लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रहते हैं, फोन एक अहम हिस्सा है, फोन पर हैं आप, तो आप ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक ये सब भी करते रह रहे हैं, टीवी वगैरह भी देख रहे हैं, ये सब क्या आपकी शेड्यूलिंग में शामिल रहता था? कुछ इस पर वक्त जाता था? मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे यूजफुल लगता है मैं उसको फॉलो करती हूँ। जैसे कि मेरे को व्हाट्सएप पे कुछ लोग शेयर कर देते हैं कुछ नोट्स वगैरह, तो मैं व्हाट्सएप पे हूँ, या फिर मेरी ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई अपडेट आया तो मैं उससे व्हाट्सएप पे हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हूँ। तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे। ठीक है अंकिता, समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए जल्दी से अगर आप कुछ सेकंड्स के अंदर आप उस पे एक्टिव भी रहना चाहते हैं तो अपने मैं 2-3 बातें बोलना चाहूंगी। आप अपने में भरोसा रखिए, आप पहले ये बात मानिए, स्वीकार करिए कि यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। दूसरी बात ये है कि आप अपने रिसोर्सेज लिमिट करिए, बहुत ज्यादा पढ़ने से बहुत सारी चीजों को नहीं होगा, कम चीज को बहुत बार पढ़ने से होगा। तीसरी बात, आप अपनी कमियां पहचानिए और कमियों को दूर करते जाइए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जो टिप्स हैं और ये जो तमाम बातें हैं तमाम लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनेंगी और उन्हें कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाएंगी। अंकिता, आपको आगे फ्यूचर के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।